ब्रिटिश शासन के दौरान अछूतों या दलितों के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार और नीतियां लागू की गईं। हालांकि इन सुधारों का उद्देश्य सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना था, लेकिन उनके पीछे ब्रिटिश प्रशासन की अपनी राजनीतिक रणनीतियां भी थीं। यहां अछूतों के लिए अंग्रेजों द्वारा किए गए 10 महत्वपूर्ण कार्य दिए गए हैं। नंबर 1, अस्पृश्यता विरोधी कानूनों की शुरुआत। ब्रिटिश शासन के दौरान अस्पृश्यता के खिलाफ कुछ कानूनी सुधार किए गए, लेकिन वे पूरी तरह से प्रभावी नहीं थे। अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाया, लेकिन कुछ प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों के जरिए अछूतों की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया। ब्रिटिश शासन द्वारा अस्पृश्यता के खिलाफ कदम। न्याय प्रणाली में कानूनी सुधार। ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली ने सिद्धांत रूप में सभी नागरिकों को समान माना, जिससे दलितों को कानूनी रूप से कुछ सुरक्षा मिली। पहले जहां सवर्ण जातियों के पक्ष में न्याय प्रणाली झुकी रहती थी, ब्रिटिश शासन में दलितों को अपने अधिकारों के लिए अदालतों में जाने का अवसर मिला। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 कानून में जाति के आधार पर किए जाने वाले अपराधों के लिए सजा का प्रावधान था। हालांकि व्यवहार में इसका सीमित प्रभाव रहा, क्योंकि स्थानीय प्रशासन और उच्च जातियों का प्रभाव न्याय व्यवस्था पर बना रहा। ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक संस्थानों जैसे कि रेलवे, डाकघर और कुछ सरकारी कार्यालयों में सभी जातियों के प्रवेश की अनुमति दी। दलितों को कुछ सरकारी कुओं और सड़कों तक पहुंच देने के लिए प्रशासनिक आदेश जारी किए गए। ब्रिटिश अधिकारियों ने कुछ रियासतों में मंदिर प्रवेश को लेकर सुधार किए, लेकिन व्यापक स्तर पर कोई सख्त कानून नहीं बनाया। बाद में भारतीय समाज सुधारकों और नेताओं के दबाव में कुछ जगहों पर दलितों के लिए मंदिरों के दरवाजे खुले। 1919 के सुधार के तहत दलितों को पहली बार राजनीतिक अधिकार दिए गए और उनकी समस्याओं को सरकार में जगह मिली। अस्पृश्यता के खिलाफ सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ प्रयास किए। 1935 का भारत सरकार अधिनियम में अनुसूचित जातियों, अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। इससे दलितों को राजनीति और प्रशासन में भागीदारी का अवसर मिला। अंग्रेजों ने अस्पृश्यता को पूरी तरह खत्म करने के लिए कोई ठोस कानून नहीं बनाया। सुधारों को केवल प्रशासनिक स्तर पर लागू किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर जातिगत भेदभाव जारी रहा। फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने जातिगत विभाजन को बढ़ावा भी दिया, जिससे सामाजिक एकता कमजोर हुई। नंबर 2, दलितों के लिए शिक्षा की सुविधा। ब्रिटिश शासन से पहले दलितों के लिए शिक्षा लगभग असंभव थी, क्योंकि उच्च जातियों ने उन्हें स्कूलों में प्रवेश से वंचित रखा था। अंग्रेजों के आने के बाद स्थिति में थोड़ा बदलाव आया। ईसाई मिशनरियों ने कई स्कूल खोले, जिनमें दलितों को भी प्रवेश दिया गया। इन स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ ईसाई धर्म के प्रचार का भी उद्देश्य था, जिससे कई दलितों ने धर्मांतरण किया। 1854 में ब्रिटिश सरकार ने वुड डिस्पैच लागू किया, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण नीति थी। इसके तहत सभी जातियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भी दलितों को प्रवेश देने की सिफारिश की गई, लेकिन उच्च जातियों के विरोध के कारण कई जगहों पर यह प्रभावी नहीं हो सका। 1880 में हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की और निम्न जातियों के बच्चों को शिक्षा देने पर विशेष ध्यान देने की बात कही। इसके बाद कुछ जगहों पर दलितों के लिए अलग से स्कूल खोले गए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत शिक्षा का नियंत्रण कुछ हद तक प्रांतीय सरकारों को सौंप दिया गया, जिससे कुछ राज्यों में दलितों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। डॉक्टर बी रत्सा आर शौतान अंबेडकर ने भी शिक्षा को दलितों के उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना और इस दिशा में संघर्ष किया। उनके प्रयासों से कई दलित छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे। हालांकि
ब्रिटिश शासन के दौरान दलितों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने की कुछ कोशिशें की गईं, लेकिन सामाजिक भेदभाव और उच्च जातियों के विरोध के कारण इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने आरक्षण और अन्य योजनाओं के जरिए दलित शिक्षा को अधिक बढ़ावा दिया। नंबर 3, अछूतों को सरकारी नौकरियों में अवसर। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत दलितों को सरकारी नौकरियों में सीमित अवसर मिलने लगे, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय समाज में सरकारी नौकरियां उच्च जातियों के लोगों तक सीमित थीं और अछूतों, दलितों को इनमें कोई अवसर नहीं मिलता था। लेकिन अंग्रेजों के प्रशासन में धीरे धीरे कुछ बदलाव हुए, जिससे दलितों को सरकारी नौकरियों में सीमित अवसर मिलने लगे। ब्रिटिश प्रशासन ने अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर नौकरशाही प्रणाली विकसित की, जिसमें निम्न स्तर की नौकरियों के लिए कुछ दलितों को भी शामिल किया जाने लगा। रेलवे, डाक विभाग, नगरपालिका सेवाओं और सैन्य सहायक सेवाओं में दलितों को काम करने के अवसर मिले। इन नौकरियों में मुख्य रूप से सफाई कर्मचारी, निम्न श्रेणी के क्लर्क और मजदूरों के रूप में काम करने के अवसर उपलब्ध हुए। 1860 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने और प्रशासनिक कार्यों के विस्तार के लिए नए विभागों का निर्माण किया, जिससे दलितों को भी रोजगार के अवसर मिले। हालांकि इन नौकरियों में दलितों की संख्या सीमित थी और उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। फिर भी ये अवसर पहले की तुलना में बेहतर थे, क्योंकि इसने दलित समुदाय को आर्थिक रूप से कुछ सशक्त बनाया और सामाजिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद कुछ प्रांतीय सरकारों ने दलितों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए। 1935 में 35 के भारत सरकार अधिनियम में भी दलितों को सरकारी नौकरियों में कुछ विशेष अवसर देने की बात कही गई। ब्रिटिश शासन के दौरान ही डॉक्टर बी. अंबेडकर जैसे दलित नेता सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि सरकारी नौकरियों में दलितों की भागीदारी बहुत सीमित रही और उन्हें आमतौर पर निम्न स्तर की सेवाओं तक ही सीमित रखा गया। उच्च जातियों का विरोध और सामाजिक भेदभाव अभी भी बना रहा, जिससे दलितों को मुख्यधारा की प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश मिलने में कठिनाई हुई। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में दलितों के लिए आरक्षण नीति लागू की गई, जिससे सरकारी नौकरियों में उनके लिए अधिक अवसर सुनिश्चित किए गए। नंबर 4, संविधान सुधारों में दलितों के लिए विशेष प्रावधान। ब्रिटिश शासन के दौरान किए गए संवैधानिक सुधारों में दलितों के लिए कुछ विशेष प्रावधान शामिल किए गए, जिससे उन्हें राजनीति और प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिलने लगा। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत पहली बार भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी देने की दिशा में कदम उठाया गया। इस सुधार के तहत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों सहित विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। हालांकि दलितों के लिए यह आरक्षण सीमित था और उच्च जातियों का प्रभाव अभी भी बना रहा। इसके बाद 1935 के भारत सरकार अधिनियम में दलितों को अधिक राजनीतिक अधिकार देने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार अछूत दलित शब्द को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया और उन्हें डिप्रेस्ड क्लासेस के रूप में मान्यता दी गई। इस कानून में प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई गई और सरकारी नौकरियों में उनके लिए विशेष अवसरों की व्यवस्था की गई। हालांकि 1932 में ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों को अलग निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया गया था, जिससे वे अपने प्रतिनिधि स्वयं चुन सकते थे। लेकिन महात्मा गांधी के विरोध के बाद पूना पैक्ट 1932 के जरिए इस व्यवस्था में बदलाव किया गया और दलितों को सामान्य निर्वाचन प्रणाली में ही आरक्षित सीटें दी गईं। संविधान सुधारों में किए गए इन प्रावधानों ने दलितों के राजनीतिक सशक्तिकरण की नींव रखी और आगे चलकर स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में उनके लिए विशेष अधिकारों और आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हुई। नंबर 5,
अलग निर्वाचन प्रणाली। कम्युनल अवार्ड 1930 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें दलितों, अछूतों सहित विभिन्न समुदायों को अलग निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट देने का प्रावधान किया गया। इस प्रणाली के तहत दलितों को अपना अलग प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलता, जिसका अर्थ यह था कि केवल दलित मतदाता ही दलित उम्मीदवारों को वोट दे सकते थे। महात्मा गांधी ने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि यह भारतीय समाज को और अधिक विभाजित कर देगा। उन्होंने इसे हिंदू समाज की एकता के लिए खतरा बताया और इसके खिलाफ यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप दलित नेता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और अन्य नेताओं के साथ बातचीत हुई, जिसके बाद पूना पैक्ट 1952 पर सहमति बनी। पूना पैक्ट के तहत अलग निर्वाचक मंडल की बजाय दलितों को सामान्य हिंदू निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया, लेकिन विधानसभाओं में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। इस समझौते के बाद कम्युनल अवार्ड की मूल योजना में बदलाव किया गया, जिससे दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो मिला, लेकिन वे पूरी तरह स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार से वंचित हो गए। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट का दलित राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे दलितों को राजनीति में प्रवेश करने का अवसर मिला, लेकिन अंबेडकर ने बाद में इसे दलितों के राजनीतिक अधिकारों पर समझौता माना। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में दलितों के लिए आरक्षण प्रणाली लागू की गई, जिससे उनके राजनीतिक और सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त हुआ। वीडियो पर आपकी क्या राय है, जरूर शेयर करें। आपके विचार समाज को सही दिशा देने के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को शेयर करें।